से जाने से पहले बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर मिल रही है कुलगाम से, जहां पर मिलिटेंट हमला हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस की पेट्रोलिंग पार्टी पर यह हमला किया गया है। एक सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हो गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस फिलहाल सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, लेकिन इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर आपको बता देते हैं कि कुलगाम में मिलिटेंट हमला हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस की पेट्रोलिंग पार्टी पर यह हमला किया गया है। एक सिक्योरिटी एहलकार इस वक्त इसमें जख्मी हो गया है। इस तरह की खबर मिल पा रही है। फिलहाल सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो अहम खबर और बड़ी खबर, कुलगाम में मिलिटेंट हमला हुआ है, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पेट्रोलिंग पार्टी पर यह हमला किया गया है। दरअसल सिक्योरिटी फोर्सेस की जो पेट्रोलिंग पार्टी है वो वहां से गुजर रही थी कि इसी दरमियान मिलिटेंटों ने हमला कर दिया। एक सिक्योरिटी एहलकार इसमें जख्मी हो गया है। फिलहाल सिक्योरिटी फोर्सेस सर्च ऑपरेशन चला रही है और उन मिलिटेंटों को ढूंढने की, तलाशने की कोशिश की जा रही है। तो कुलगाम में मिलिटेंट हमला हुआ है, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पेट्रोलिंग पार्टी पर यह हमला किया गया है। इस दरमियान एक सिक्योरिटी एहलकार भी जख्मी हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस फिलहाल सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। अब ये देखना है होगा कि सर्च ऑपरेशन के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्या किसी को पकड़ लिया जाता है। और दूसरी बात यह है, क्योंकि सर्दी का मौसम है, इस दौरान दहशतगर्दी को फरोग देने के लिए इस तरह की हरकतें की जाती है। लिहाजा कुलगाम में मिलिटेंट हमला हुआ है और सिक्योरिटी फोर्सेस की पेट्रोलिंग पार्टी पर यह हमला किया गया है। एक सिक्योरिटी एहलकार इसमें जख्मी हुआ है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। शोपियां पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पर जैश-ए-मोहम्मद के दहशतगर्द को गिरफ्तार किया गया है। 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया है। कई मुश्तबह सामान भी इनसे बरामद किए गए हैं। इदरीस, मुदस्सिर और शाहिद नाम के मिलिटेंट गिरफ्तार किए गए हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, और साथ ही आपको ये बता देते हैं कि शोपियां में ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एक तरफ हमने आपको बताया है कि किस तरीके से कुलगाम में मिलिटेंटों ने हमला किया, वहीं दूसरी जानिब शोपियां में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पर जैश-ए-मोहम्मद के दहशतगर्द को गिरफ्तार किया गया है। 3 दहशतगर्द इसमें गिरफ्तार किए गए हैं और उनके पास से कई मुश्तबह सामान बरामद किए गए हैं। इन मिलिटेंटों का नाम इदरीस, मुदस्सिर और शाहिद बताए जा रहे हैं। इन तीनों को ही गिरफ्तार कर लिया गया है। जैश-ए-मोहम्मद के ये दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए हैं। शोपियां पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हाथ उनसे लगी है और 3 दहशतगर्द इस वक्त गिरफ्तार किए जा चुके हैं। कई मुश्तबह सामान उनके पास से बरामद किए गए हैं, क्योंकि सर्दी का मौसम है और ज़्यादातर मकामात पर बर्फ ही बर्फ ढकी हुई है। लिहाजा कुछ जो दहशतगर्द हैं और मिलिटेंट्स हैं वो यहाँ पर माहौल को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिलहाल शोपियां में पुलिस ने बड़ी कामयाबी हाथ पाई है। जैश-ए-मोहम्मद के दहशतगर्द को गिरफ्तार किया है और ये 3 दहशतगर्द फिलहाल गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिसमें इदरीस, मुदस्सिर और शाहिद नाम के मिलिटेंट को गिरफ्तार किया गया है। कई मुश्तबह सामान भी बरामद हुए हैं। तो एक तरफ मिलिटेंट कोशिश ये कर रहे हैं कि कहीं दरअंदाजी कराई जाए दहशतगर्दों को, वहीं दूसरी तरफ पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला किया जाता है। और इसके अलावा शोपियां पे पुलिस जब कार्रवाई करती है तो बड़ी कामयाबी हाथ लगती है। और जी मीडिया नुमाइंदे नाइक दाऊद हमारे साथ मजीद अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। नाइक, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से यह कामयाबी हासिल की है, क्योंकि पुलिस ने जो है 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया है। किस तरह से इस कामयाबी को हासिल किया गया है? जी शाहबाज, मैं आपको बता दूं कि ये पुलिस के लिए सबसे बड़ी कामयाबी है कि अगर हम बात करते हैं कि 5 अगस्त के बाद जहां जिला शोपियान में एंटी मिलिटेंट ऑपरेशन या इनकाउंटर्स की बात करते हैं, वो
रुक गए थे, लेकिन आज 5 अगस्त के बाद को जम्मू कश्मीर पुलिस को आज ये कामयाबी मिली है और इसमें 3 जैश मोहम्मद के मिलिटेंट जो हैं वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि अब जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और जो फौज है वो एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन को फिर से उन्होंने यहाँ पे शुरू किया। मैं आपको साफ तौर पर बता देना चाहता हूँ कि 5 अगस्त से लेके अभी तक जिला शोपियान में ना ही कोई कुछ तसादुम आराई हुई और ना ही कोई मिलिटेंट जो है उनको जाम बह किया गया। यहाँ अगर हम बात करते हैं ना, कुल मिला के अगर हम बात करते हैं कि 5 अगस्त के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस को फिर से एक ब्रेक थ्रू मिला है और 3 जैश मोहम्मद मिलिटेंट जो हैं उनको जिंदा गिरफ्तार किया गया है। जी शाहबाज जी, और इसके अलावा अभी उनसे जो मुश्तबा सामान बरामद किया गया है उसमें क्या क्या सामान बरामद किया गया है और क्या इनके जो एक तरीके से हिकमत अमली थी आगे की क्या थी, क्या करना चाह रहे थे? जी साहब, अभी मैं आपको बता दूं कि पुलिस ने इस बारे में हालांकि यही बात कंफर्म की है कि 3 जो जैश मोहम्मद मिलिटेंट जो हैं वो अरेस्ट हुए हैं। हालांकि उन्होंने अभी तक उनके बारे में ये नहीं बताया कि उनके पास क्या प्लानिंग है। हाँ, ऐसा लग रहा है कि कल शायद जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देगी और उस प्रेस ब्रीफिंग में वो ये बता देंगे कि इनके क्या मंशात थे और ये मिलिटेंट जो है ये क्या प्रोग्राम कर रहे थे। फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस को एक ब्रेक थ्रू मिला है और 3 जैश मोहम्मद मिलिटेंट जो है उनको जिंदा जो है गिरफ्तार किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए कामयाबी। जी शाहबाज, बहुत बहुत शुक्रिया इनाई दाऊद आपका, हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका। और अब बढ़ते हैं आगे। दहशतगर्द बनने के लिए घर से भागे हुए 5 नौजवानों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने वक्त रहते शुमाली कश्मीर में सटे हुए LOC से सटे हुए उरी सेक्टर से पकड़ा है। खबरों के मुताबिक ये पांचों ही पुलवामा और शोपिया जिले के रहने वाले हैं, जिनकी उम्र 14 से 15 साल है और ये उरी सेक्टर के रास्ते गुलाम कश्मीर जा रहे थे और LOC से सटी हुई आर्मी पोस्ट तक पहुंच चुके थे। इनके पास से सिर्फ कपड़े और खाने का कुछ सामान मिला है। पुलिस से जुड़े जराये के मुताबिक ये पांचों उरी कस्बे में एक होटल में थे। पूछताछ में इन्होंने बताया कि उन्हें कहा गया था कि सड़क के रास्ते उरी चले जाएंगे और वहां एक पुल और एक दरिया है, अगर पुल से मौका नहीं मिला तो दरिया के रास्ते सरहद पार चले जाएं, उन्हें कोई नहीं रोकेगा। फिलहाल इन पांचों की काउंसलिंग की जा रही है। मैट्रिक में पढ़ते हैं, 2 लड़के 11th में पढ़ते हैं, एक ने 12th पास किया। मुझे अभी ये बिल्कुल ऐसा कच्चा जहन है, अगर ये अभी गलत राह पे चल गए तो ये आगे बनकर एक बहुत बड़ी लाइबिलिटी, एक बोझ बन जाएगी समाज पे। इसी को दिमाग में रखते हुए, समझ में रखते हमने यही डिसीजन लिया कि इनको हम पेरेंट्स के हवाले करेंगे सो डैट कि इनको जो आगे फ्यूचर है, अब इन्हें देख लिया कि इस राह पे चलने से क्या आगे का अंजाम। और आपको सीधे ले चलते हैं लखनऊ, जहां पर बिजनेस कॉन्क्लेव जारी है। अब इन तस्वीरों में हेलो, चेक 1 2। तो बहुत स्वागत है जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के इस मंच पर, और हम बात कर रहे हैं बिजनेस लीडरशिप कॉन्क्लेव में कि आखिर कैसे उद्योगों की जो मंदी है, देश की अर्थव्यवस्था की मंदी है, सरकार उसमें बेहतर क्या कर सकती है। और सरकार के उप मुख्यमंत्री जो योगी सरकार है, केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ हैं। लोक निर्माण विभाग है, यानी सड़कों का जाल बिछेगा, रोजगार पैदा होंगे, आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। फूड प्रोसेसिंग भी है, सार्वजनिक उद्यम मंत्री भी हैं। और हमारे साथ जितने भी मेहमान हैं, ज़्यादातर लोग हैं जो उद्योगों से जुड़े हैं, केशव जी। और मकसद ये है कि बहुत मुद्दे हैं इस देश में, और अक्सर ये कहा जाता है कि आप सकारात्मक चीज़ें जरूर देखिए, और हम भी सकारात्मक चीज़ें देख रहे हैं। मंदी है, इससे भी उबर जाएगा देश। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री के तौर पर क्या आप आश्वस्त करना चाहेंगे कि जो सरकार की नीतियां हैं वो वाकई इन लोगों के लिए ज़मीन पर उतर रही हैं? क्योंकि ये लोग जब रोजगार पैदा करेंगे, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे, तभी आपकी इकोनॉमी जो है उत्तर प्रदेश की 1 ट्रिलियन की होगी और देश 5 ट्रिलियन पर पहुंचेगा। आपको लगता है कि आपकी सरकार सही दिशा में जा रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं जी उत्तर प्रदेश को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि आपने यहाँ बिजनेस लीडरशिप कॉन्क्लेव का आयोजन किया, मुझे बुलाया, और आज यहाँ पर ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो उद्योग के क्षेत्र में अपना
महत्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं। हम आश्वस्त करना चाहेंगे जी उत्तर प्रदेश के इस मंच के माध्यम से केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार का एक सूत्रीय अभियान शपथ लेने के तत्काल बाद से हम उत्तर प्रदेश में अधिक से अधिक निवेश कैसे हो और निवेशकों के सामने जो समस्या है उसका समाधान कैसे हो, इसके लिए नई उद्योग नीति लेकर के आए। उत्तर प्रदेश में जो एक निवेशकों के मन में डर रहता था, उस डर से उनको निकाल करके एक ऐसा वातावरण देने का प्रयास किया गया कि आप उत्तर प्रदेश में अगर निवेश करना चाहते हैं तो हम कालीन बिछा करके, मतलब जिसे कहें कि हर निवेशक का स्वागत करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि देश का सबसे बड़ा प्रदेश हमारा प्रदेश है। यूरोप की पूरी आबादी जिसमें कई देश आते हैं जितनी होगी, उससे भी अधिक आबादी उत्तर प्रदेश की है। तो हमें बड़े निवेश की भी ज़रूरत है और बड़े रोजगार की ज़रूरत है, और जो समस्याएं हम लोग हल कर सके हैं किए हैं, और भी कोई समस्या होगी तो उसको भी सर्वोच्च प्राथमिकता पर हल करेंगे। और कोई असुविधा है तो मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में ही सिंगल विंडो सिस्टम की एक व्यवस्था वहाँ पर की गई है। और मैं भी आपके मंच से कहना चाहूँगा कि कहीं कोई समस्या है तो मैं भी यहाँ पर बैठा हूँ। कोई निवेशक उत्तर प्रदेश या देश के उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आना चाहते हैं, उनका स्वागत है, अभिनंदन है, और सरकार हर प्रकार से उनके मार्ग में आने वाली बाधा को हटाने के लिए तैयार है। केशव जी, आपने कहा सिंगल विंडो। आपके आने से पहले कुछ जो हमारे उद्योगों से जुड़े मित्र यहाँ बैठे थे, चर्चा कर रहे थे कि सिंगल विंडो तो बहुत अच्छी है, लेकिन जब मामला टेबल पर पहुँचता है तो वो इतना घुमा देते हैं कि वो विंडो समझ में नहीं आती कि विंडो है कहाँ। देखिए, इसीलिए हम लोग बैठे हैं। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि अगर कहीं कोई घुमाने के चक्कर में पड़ता है तो आप बताइए, हम उसको घुमा देंगे। लेकिन हम समस्या नहीं चाहते, हम समस्या का समाधान चाहते हैं। समस्याएं हैं, मैं जानता हूँ। जिस प्रकार की सोच के अंतर्गत पिछले कई वर्षों से काम किए हुए अधिकारी हैं, उनको सही रास्ते पे लाने के लिए, चाहे अधिकारी हों चाहे बाबू हों, मैं जानता हूँ बहुत सारे ऐसे हमारे निवेशक हैं जिनको समस्या आती है। मैं कहना चाहता हूँ कि आपको कोई समस्या है तो मैं हर सोमवार को 7 कालीदास पर बैठता हूँ, सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक। कभी आने से पहले मैं वहाँ बैठ करके कोई भी समस्या निवेशक की हो या उत्तर प्रदेश की जनता की किसी प्रकार की समस्या हो, समाधान के लिए हम बैठे हैं। इसलिए सरकार है। आप आइए, स्वागत है। कोई समस्या होगी उसको सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर हमारा लक्ष्य है, हमारी सरकार का संकल्प है, उसका समाधान कराएंगे। केशव जी, आपकी सरकार जब उत्तर प्रदेश में बनी योगी जी के नेतृत्व में, और देश में मोदी जी दूसरी बार आ चुके हैं सत्ता में, तो कहा गया कि आपने, जैसे कहा कि लाल कालीन आपने बिछाई है उद्योगपतियों के लिए, रेड कारपेट। आपने इन्वेस्टर समिट भी की, 2 ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है। अब डिफेंस का बड़ा एक इन्वेस्टर समिट होने वाला है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि देश में आज जो व्यवस्था है, और उसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है अर्थव्यवस्था। विरोधी कहते हैं कि आपकी सरकार डबल इंजन की सरकार है, गर्त में ले जा रही है देश को। देखिए, मेरे विरोधी मित्रों के पास कोई मुद्दा नहीं है। कल आप में से कई लोगों ने सुना होगा, दिल्ली के रामलीला मैदान से देश के प्रधानमंत्री जी देश को संबोधित कर रहे थे, और उस संबोधन में उन्होंने कहा कि हाँ, देश के हित में मैंने बहुत बड़े कड़े फैसले लिया है और देश के हित में लिया है। और उन्होंने सदा अपने उद्बोधन में, किसी भी समिट में कहीं पर भी जाते हैं तो कहते हैं, हो सकता है कि कोई ऐसा निर्णय हो जो लगता हो कि सही नहीं रहा है तो हम सुधार करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो हमारे विरोधी मित्र हैं, उनके पास, मैं सच बता रहा हूं, कोई मुद्दा नहीं है। और जिस मुद्दे को लेकर के उन्हें सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए, जिन मुद्दों को लेकर के जनहित में, देश हित में, प्रदेश हित में, युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए लड़ना चाहिए, उसे मुद्दा नहीं बना रहे। मुद्दे ऐसे लेकर के आ रहे हैं जिसको जनता ही नकार देती है। मैं चाहूँगा कि जो हमारे विरोधी साथी हैं वो ऐसे मुद्दे लेकर के आवें। सरकार तैयार है, विरोधी विरोध करें, विषय उठाएं, और ऐसे विषय उठाएं जिससे प्रदेश और देश प्रगति के पथ पर आगे जाए। सरकार उनकी आवाज़ को सुनेगी, उनके द्वारा सुझाए गए जो विषय होंगे उनको स्वीकार करेगी, और जहां पर लगेगा कि हमें प्रदेश के हित में कोई बड़ा निर्णय लेना है तो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश में हमारी सरकार इसके लिए तैयार बैठी। लेकिन एक उप मुख्यमंत्री के तौर पर
प्रदेश के प्रमुख विभागों की जिम्मेदारी आपके पास है, आपको लगता है कि इसका असर है, मंदी है, रोजगार में कमी आ रही है, या अर्थव्यवस्था जिस गति से आगे बढ़नी चाहिए थी, आप लोगों की जो उम्मीद है, देखिए डबल डिजिट पर हम पहुंचा देंगे, या 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ आप बात करते हैं केंद्र से, और आप कहते हैं कि यूपी जो है $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी। ये बहुत बड़ा टारगेट है, और टारगेट अचीव करना अच्छी बात है, देश के लिए अच्छी बात है, हम तो आपके साथ हैं इस मामले में मीडिया के तरफ से, लेकिन केवल सपने दिखाए जाएंगे या हकीकत जमीन में कुछ और है? नहीं, जमीन पर ला करके दिखाएंगे। देखिए, हम तो बचपन से गीत गाते रहते हैं कि लक्ष्य तक पहुँचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा। मेरे मोदी जी के नेतृत्व में देश दुनिया में डंका बजा रहा है। थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, कोई बड़ी बीमारी का इलाज करने की कोशिश होती है तो दवा भी कड़वी होती है, कई बार लगता है कि हाँ ये दवा असर नहीं कर रही है, कुछ देर के लिए हो सकता है लगे, लेकिन अर्थव्यवस्था में बहुत तेज़ी से सुधार हो रहा है। देश ईमानदारी के साथ जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, जिस प्रकार से एक देश में एक टैक्स की व्यवस्था, आलोचना करेंगे हमारे जो विरोधी साथी हैं, लेकिन यह एक जरूरी व्यवस्था थी। दुनिया के जिन देशों ने प्रगति के पथ पर अपना स्थान स्थापित किया है, वह इस प्रकार की व्यवस्थाओं को स्वीकार की उस दिशा में आगे बढ़े। हम देश के अंदर, प्रदेश के अंदर आज इस दिशा में आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, और अर्थव्यवस्था तेजी से सुधर रही है। जो हमारे विरोधी हैं उनको मालूम है कि वह जानते हैं कि 1 साल 2 साल के अंदर इतनी तेजी से बूम आएगा देश के अंदर, जो उस समय उनके पास मुद्दा नहीं रह जाएगा कि अब वो माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किस मुद्दे को लेकर के चुनाव के मैदान में जाए। लेकिन मैं आज ये कह सकता हूँ कि हमारी सरकार पूरी ईमानदारी के साथ, एक अच्छी सोच के साथ, एक अच्छे विचार के साथ, और देश के हित में, प्रदेश के हित में, उद्योग के हित में, रोजगार के हित में, युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए, महिलाओं के विकास के लिए, हर दिशा में कोई भी क्षेत्र आप उठा के देखेंगे, हमने अच्छा काम किया है, अच्छा काम करने का प्रयास कर रहे हैं, और अभी लगातार कोई ना कोई बड़े निर्णय लगातार लिए जा रहे हैं। केशव जी, आपने कहा कि विरोधियों का काम है कहना। पूर्व वित्त मंत्री जो एक केस के सिलसिले में एक आरोप में जेल भी जा चुके हैं, तिहाड़ रहे काफ़ी दिन तक, उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था को आईसीयू में भेज दिया। चलिए वो विरोधी हैं, मैं मान लेता हूं कि विरोधी कहते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी तो आपके अपने हैं और हिंदुत्व के कट्टर समर्थक हैं। वो कहते हैं कि जिनको वित्त मंत्री बनाया उनको अर्थव्यवस्था की समझ ही नहीं है और इनको करना क्या यही नहीं पता है। तो ये तो आपके अपने लोग भी कह रहे हैं। देखिए, चाहे पीजे चिदम्बरम जी देश के पूर्व वित्त मंत्री रहे हैं, अपने को बड़े अर्थशास्त्री के रूप में देश के सामने प्रस्तुत करते हैं। आदरणीय हमारे सुब्रमण्यम स्वामी जी के बारे में जो आपने कहा, उन्होंने भी कोई सुझाव दिया होगा। बेबाक टिप्पणी करने का उनका निश्चित तौर से स्वभाव रहता है, और भारतीय जनता पार्टी में कहीं पर भी कोई इस प्रकार के अच्छे विचार रखता है उसे स्वीकार किया जाता है। किसे क्या ज्ञान है, किसे ज्ञान नहीं है, और इस पर कोई निर्णय अगर लेना भी है तो मेरा विषय नहीं है, वो विषय देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का है। लेकिन मेरा तो विश्वास है, और मैं समझता हूँ जो उद्योग जगत से जुड़े हुए मेरे साथी यहाँ पर बैठे हैं, उनको सबको विश्वास होगा कि देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, देश के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी हैं, देश की वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमन जी हैं। लगातार बड़े बड़े दुनिया की अर्थव्यवस्था भी मतलब किस प्रकार से गिरावट आई है, उस ऐसे समय में एक विकासशील देश के नाते अपने को संभालना और संभालते हुए देश को आगे लेकर के जाना, यह सब करते हुए जितना अच्छा काम पिछले 5 साल में हुआ, इधर के 6 महीने के कार्यकाल में हो रहा है, मैं समझता हूँ इससे अच्छा लगातार करने का। कहीं ये नहीं जिद करके बैठ गए कि नहीं अब यहाँ दीवार खड़ी कर दी गई, ना हम इससे आगे जाएंगे ना पीछे जाएंगे। जहाँ देश के हित में, देश के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए जो निर्णय लेना पड़ेगा, वह निर्णय लेने के लिए केंद्र की सरकार भी और प्रदेश की सरकार भी उस दृष्टि से सदैव तैयार खड़ी रहती। चलिए, मैं मान लेता हूं, जनता भी मान लेती है कि अर्थव्यवस्था की गति, अर्थव्यवस्था में जीडीपी जैसे आंकड़े, या मैं कहूं कि बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो जनता की समझ से बाहर होते हैं, लेकिन उनको चाहिए रोजगार और बेसिक सुविधाएं चाहिए होती हैं। लेकिन आपकी सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, प्याज, टमाटर, आलू, दाल, ये तो आम आदमी का है। ये तो आप भी मानेंगे कि अब ये भी जनता की थाली से बाहर चले जाएं तो इसमें तो सरकार का कसूर है कि नहीं है? नहीं, जाने नहीं देंगे। कुछ तात्कालिक, देखिए मैं तो एक किसान का बेटा हूं, मैं जानता हूं प्याज की खेती और आलू की खेती
करते समय ये ध्यान में आता है कि ये दोनों ऐसी उपज हैं जो कभी किसी भी प्रकार के बाढ़ और सूखे और इन कारणों से थोड़ा प्रभाव पड़ता है। लेकिन तत्काल सरकार ने, जैसे पिछली सरकार के समय में जो महंगाई के कारण कई बार बड़ा संकट आ जाता था, सरकार ने प्रबंध किए हैं, उसका उपाय किया जा रहा है। तात्कालिक आई है महंगाई, लेकिन महंगाई जाएगी। और कई ऐसी चीज़ें आप पिछली सरकार के समय का अगर याद करेंगे, हम नहीं, क्योंकि हमारी 5 साल की केंद्र में सरकार रह चुकी है, लगभग 3 वर्ष हमारे प्रदेश में पूरे होने जा रहे हैं। हम पिछली सरकार को उदाहरण नहीं देना चाहते, लेकिन महंगाई को नियंत्रित करने की दिशा में सरकार ने जब भी कोई चुनौती आई है, अब दाल पहले क्या हालत थी, आज क्या है, प्याज की कुछ कीमतें इधर बढ़ी थी, लेकिन आज मैं आप ही के चैनल में देख रहा था कि अब 80 रुपये, मैं समझता हूँ बहुत जल्दी नई प्याज आ रही है मार्केट में, बहुत जल्दी सस्ती प्याज आपको खाने को मिलेगी। चलिए, उम्मीद करते हैं कि प्याज, आलू और टमाटर जो है वो रसोई में सस्ता पर्याप्त मात्रा में आएगा। मैं अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं तो बतौर मंत्री आपको लगता है कि जो एमएसएमई पूरा सेक्टर है, मीडियम, स्मॉल, और जो एक उद्योगों की एक जो संरचना होनी चाहिए थी, लोग डरते थे पहले, आप कहते हैं कि आपकी सरकार से पहले की जो सरकारें थी वो उद्योगपतियों को उतना मजबूती से साथ नहीं देती थी, आपने भय का वातावरण कम किया, उनकी सुरक्षा में मजबूती की। ये अच्छी बात है कि जहां सुरक्षा होगी वहीं उद्योग फलेंगे फूलेंगे, लेकिन जो एक आर्थिक गतिविधियों का वातावरण बनना चाहिए था वो आप बना पाए, कामयाब हुए? निश्चित बहुत तेजी से बढ़ रहा है। देखिए, आप गांव के अंदर जाइए, मैं चूंकि मेरे साथ फूड प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय भी है, हमने कई ऐसे मतलब जो बड़े निवेशक हैं उनके लिए भी व्यवस्था बनाई है। नई खाद्य प्रसंस्करण नीति लेकर के आए 2017 की, उसके माध्यम से जो छोटे मतलब रोजगार जिससे सृजित होते हैं, जिससे 5 लोगों को, 10 लोगों को एक गांव के अंदर रोजगार मिल सके, ऐसे प्रशिक्षण के कारण इस समय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 150वीं जन्म जयंती चल रही है। हम इस अवसर पर हर न्याय पंचायत स्तर पर ऐसे एक प्रशिक्षण के केंद्र लगा रहे हैं, और उन प्रशिक्षणों के माध्यम से जो खाद्य प्रसंस्करण की छोटी यूनिट लगा करके स्वरोजगार के अवसर, जिसमें 5-7 लोगों को रोजगार बड़े आराम से मिलता है, उसका प्रशिक्षण दे रहे हैं। उनको 50%, 2 लाख रुपए तक के ऋण में 50% की सब्सिडी दे रहे हैं। हम नीचे की भी चिंता कर रहे हैं, ऊपर बड़े निवेशक भी आ रहे हैं, उनके लिए व्यवस्था कर रहे हैं। और कई हमारे यहाँ बड़े मेगा फूड पार्क की भी कुछ प्रॉब्लम आती हैं, बड़ी लैंड चाहिए, बड़ी सुविधाएं चाहिए, उसको हम बहुत तेजी के साथ हल कराने का प्रयास किए हैं, और तेजी से उद्योग आ रहा है, रोजगार भी बड़े पैमाने पर सृजित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चाहे वो सड़क का जाल हो, चाहे बिजली का हो, चाहे किसी घर बन रहा हो, कहीं पर भी छोटे जो गरीब आदमी को जो रोजगार चाहिए, वह रोजगार के अवसर मैं समझता हूँ गांव-गांव में आज इतने मिले हुए हैं कि जितने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास बनाए जा रहे हैं, उन आवास के निर्माण में जहां जो बनाने वाले राजगीर हैं, जो अच्छे मिस्त्री हैं, परिवार के लोग भी अगर काम करते तो उनकी मजदूरी भी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उनको दी जाती है। सड़कें बनेंगी तो रोजगार किसको मिलेगा, मकान बनेंगे तो किसको मिलेगा, उद्योग लगेगा तो किसको मिलेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर बन रहे हैं, हमारे स्टेट हाईवे, हम अभी 80 स्टेट हाईवे नए बनाने जा रहे हैं। तो ये सब अनेक ऐसी चीज़ें जिससे छोटे रोजगार भी सृजित होंगे। जैसे आपने कहा कि अगर सड़कें अच्छी होंगी तो रोजगार सृजन होता है, आपने 2 बार प्रदेश को गड्ढा मुक्त करने के लिए सरकारी मशीनरी को वक्त दिया, पूरा सिस्टम। आप मानते हैं कि फर्स्ट क्लास फर्स्ट पास हो गए हैं आप? देखिए, आप शायद सार्वजनिक मंच पे अगर हमारे किसी विरोधी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में या विधान परिषद में कोई साथी होंगे, उनको यहाँ बैठाएंगे तो हमारी सरकार की मंच से प्रशंसा नहीं करेंगे, लेकिन अगर 1 to 1 आप बात करेंगे तो वह सरकार में जो पिछली सरकार के समय मिनिस्टर रहे हैं, उनके विधानसभा क्षेत्र में जितनी सड़कों का सुधार नहीं हुआ था, उससे बहुत अधिक सुधार बिना भेदभाव किए कि ये सपा का है, कि ये बसपा का है, कि भाजपा का है, कि कांग्रेस का है। जनता हमारे प्रदेश की 23 करोड़ है। हमारी सरकार का संकल्प सबका साथ, सबका विकास, हमने सभी क्षेत्रों में काम किया। गड्ढा मुक्ति एक बड़ा अभियान है। हमें विरासत में जो कुछ मिला था उसकी चर्चा इसलिए नहीं करना क्योंकि आपके पास विजुअल मौजूद होंगे। 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सड़कें, और 2019 का उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सड़कें, इनको दोनों में जब अंतर लगाएंगे तब आपको सही परिस्थिति का ध्यान आएगा कि हाँ, यह व्यवस्था जब बदलती है, सरकार बदलती है, तो किस तरह से विकास होता है किसी भी क्षेत्र में, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो,
कानून व्यवस्था, किसी भी क्षेत्र में आप सवाल खड़े करेंगे, किसान की समस्या हो, हर क्षेत्र में हमने अच्छा से अच्छा रिजल्ट देने का काम किया है। गड्ढा मुक्ति की दृष्टि से ऐतिहासिक अभियान देश के किसी प्रदेश में नहीं हुआ जितना अच्छा काम उत्तर प्रदेश में हुआ। केशव जी, एक बड़ी चिंता हर सरकार की, हर मंत्री की और हर व्यवस्था की होती है कि गड्ढा मुक्त सड़कें हों और भ्रष्टाचार मुक्त सिस्टम हो। तो भ्रष्टाचार मुक्त करने में, क्योंकि एक ऐसा मंत्रालय आपके पास है जो सबसे ज़्यादा बदनाम रहता है भ्रष्टाचार के मामले में, चाहे वो सड़कों का मामला हो या प्रदेश में और भी बड़े बड़े घोटाले हुए हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक मंत्री के तौर पर आप सख्ती जब दिखाते हैं तो आपकी प्राथमिकता क्या होती है कि जो सड़क की गुणवत्ता होनी चाहिए वो बिल्कुल पैमाने के हिसाब से होनी चाहिए, और सड़क की जो ड्यूरेबिलिटी है, जो उसकी लाइफ साइकिल है, वो बढ़े, क्योंकि पूरा का पूरा सारा जब व्यवस्था तंत्र वहाँ टूट जाता है जहाँ भ्रष्टाचार आ जाता है। मैं इसमें दो चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। देखिए, जब से हम लोग सरकार में आए हैं बहुत सड़कें बनाए। सड़कों को आप देखेंगे तो भी आपको ये ध्यान में आएगा कि गुणवत्ता में कितने बड़े पैमाने पर सुधार हुआ है। भ्रष्टाचार शून्य उत्तर प्रदेश से मैं ये नहीं कहता हूँ, भ्रष्टाचार शून्य करेंगे यह जरूर कहते हैं। हमने बहुत सुधार किया है। अगर आज सड़कें बन रही हैं तो गारंटी है कि वो 8 साल तक, अगर हमने नई सड़क बना करके दिया है, उनको स्पेशल मरम्मत करके उनको बनाने का काम किया है, तो 8 साल तक चमाचम और ऐसी सड़कें होंगी जिस सड़क से होकर के आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि अंतर। पहले 5 साल का लोग मानक रखते थे, हमने नई तकनीकी का इस्तेमाल किया। और बड़े प्रसन्नता के साथ आपको यह भी बताना चाहूँगा कि नवीन तकनीकी के इस्तेमाल से जहाँ पर्यावरण की सुरक्षा की दृष्टि से अपना एक बहुत बड़ा योगदान दिए हैं, वहीं एक वर्ष में 950 करोड़ रुपए नई तकनीकी का इस्तेमाल करके हमने बचाने का भी काम किया है। और उस 950 करोड़ रुपए से एक और महत्वपूर्ण, 2001 की जनगणना में जिन गांव की आबादी 250 थी, 2011 में जनगणना में जिन गांव की आबादी 250 से अधिक थी, उन गांव की सड़कें अभी तक बड़ी मात्रा में बाकी थी। हमने इस प्रकार की बचत करके उन गांवों को मुख्य मार्गों से जोड़ने का काम किया। एक और उल्लेखनीय बात मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं श्री अखिलेश यादव जी ये लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे की बहुत चर्चा किया करते थे, तो मुझे लगा कि बहुत अच्छा बना होगा। मैं एक दिन हरदोई जाना था मुझे, उस दिन मैं सड़क मार्ग से उसी एक्सप्रेस वे से जा रहा था। लेकिन जब मैं वहाँ से जा रहा था, चूँकि मैं एक गाँव का एक गरीब किसान परिवार का रहने वाला हूँ, तो मुझे लगा कि उत्तर प्रदेश की 80% आबादी जो गाँव में रहती है वो किसी प्रकार के काम को करती होगी। अगर वह इस एक्सप्रेस वे के सर्विस रोड तक भी नहीं आ सकती है तो फिर हमें सरकार में नहीं रहना चाहिए। मैं उसी दिन लौट करके शाम को आया। मैंने एक्सप्रेस वे, लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे ही नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर कोई एक्सप्रेस वे हो, कोई नेशनल हाईवे हो, कोई स्टेट हाईवे हो, या 7 मीटर या इससे अधिक चौड़ी कोई सड़क है, उससे 5 किलोमीटर अंदर तक 250 तक की आबादी के गांवों को हमने मुख्य मार्गों से जोड़ने की तुरंत स्वीकृति दी, उसके लिए धनराशि जारी किया, उसे मुख्य मार्ग से आज जोड़ देने का काम किया है पूरे प्रदेश के अंदर। यह सोच की बात मैं आपको केवल यह इसलिए बताना चाह रहा हूं कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में सड़कों की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, मैं कह रहा हूं विरोधी से मंच पे नहीं कहेंगे, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप कभी व्यक्तिगत चर्चा में पूछेंगे तो वह कोई आलोचना सड़क की, इस समय प्रशंसा के अलावा उनके पास दूसरा कोई विषय नहीं होगा। कई ऐसी चीजें मैं जो बता सकता हूं, यहाँ से बताने की आवश्यकता नहीं महसूस करता। मुझे संतुष्टि है, विभाग के अधिकारियों की भी, सभी अभियंताओं की भी मैं प्रशंसा करता हूं। जो गलत करता है उसको मैंने कहा है कि मैं बख्शूंगा नहीं, जो अच्छा करेगा उसे सम्मान पत्र भी देने का काम हम वर्ष में एक बार, जब एक अभियंताओं का एक कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें हम सम्मानित करने का काम भी करते हैं, जिसके आधार पर वह सब उत्साहित महसूस कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को सड़कों के लिए ही काफ़ी लोग याद करते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उनकी एक बड़ी देन थी ग्रामीण इलाकों को, आपने जैसा चर्चा की। अब नितिन गडकरी इस समय सड़क परिवहन मंत्री हैं केंद्र में, और बड़ा उनका सपना होता है कि देश की सड़कें इस तरह की होनी चाहिए कि दुनिया देखे। तो आपकी सरकार केंद्र में है और आपकी सरकार राज्य में भी है, तो उनसे मदद मिल रही सड़कों के मामले में, आपको फंड मिल रहा है और सड़कें मिल रही हैं? नहीं, निश्चित तौर से देखिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं लेकिन उत्तर प्रदेश के सांसद हैं।
उनका आशीर्वाद हमारे पास, देश के रक्षा मंत्री जी हमारे यहीं लखनऊ से हैं, उनका भी आशीर्वाद, और देश के सड़क मामलों के मंत्री के नाते माननीय नितिन गडकरी जी चूँकि राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, हम सबका प्रत्यक्ष संपर्क रहा है, इतना सहयोग हमको मिलता है। शायद जितना सहयोग मिल सकता था अगर हमारे निवर्तमान मित्र उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने यह भेद मन में रखे बगैर कि अगर केंद्र सरकार के सहयोग से 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में सड़कें बन गई, सड़क कहीं उनको सरकार में आने से ना रोक दे, यह सोच करके उन्होंने केंद्र सरकार का बहुत सारा लाभ जो उत्तर प्रदेश की जनता को और उत्तर प्रदेश में सड़कों अन्य विभागों को भी मिल सकता था, वह उस समय नहीं लिया था। किस सोच से लिया मैं नहीं जानता हूं। मैं यह मानता हूं कि विकास में भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमें बहुत सहयोग मिल रहा है। सेंट्रल रोड फंड के माध्यम से एक बड़ी मात्रा में हमने उत्तर प्रदेश के अंदर जो इंटर स्टेट कनेक्टिविटी है, जो उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा, उत्तर प्रदेश झारखंड की सीमा, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की सीमा, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की सीमा, उत्तर प्रदेश हरियाणा, उत्तर प्रदेश जो हमारे लगे हुए राज्य राजस्थान की सीमा, हमने 53 ऐसे मार्ग हैं जो हमने केंद्रीय सड़क निधि के माध्यम से बनाने का काम किया है। और आज हम दावे से कह सकते हैं अगर किसी भी राज्य का व्यक्ति उत्तर प्रदेश आएगा और उत्तर प्रदेश का व्यक्ति दूसरे राज्य में जाएगा तो उसे पता चल जाएगा कब हम उत्तर प्रदेश में थे, कब हम दूसरे प्रदेश में पहुंच गए। इतनी अच्छी सड़कें हमने बनाने का काम अच्छा है। और सिद्धार्थ नाथ जी का स्वागत है जो योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, एमएसएमई मंत्रालय उनके पास है। और हम केशव जी से समझ रहे हैं, फिर सिद्धार्थ जी हमारे साथ मंच पर आएंगे। केशव जी, आपके पास एक ऐसा मंत्रालय है जिसमें किसान, आम आदमी जुड़ा हुआ, फूड प्रोसेसिंग। आपने अभी कहा कि हमने बहुत कोशिश की है, कई तरह के उद्योग, बड़े उद्योगपति भी आ रहे हैं आपके यहाँ, बहुत बड़ी मात्रा में आलू भी होता है और दुनिया के बड़े जो प्लेयर्स हैं वो भी चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के आलू का इस्तेमाल किया जाए। मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी सरकार की एक योजना है, मोदी जी का बड़ा एकदम ड्रीम प्रोजेक्ट है, डबल करना है इनकम किसानों की, कि उनकी इनकम डबल हो जाए। लेकिन आपको लगता है कि इस दिशा में जो आपकी सरकार है या आपका मंत्रालय है वो सही दिशा में बढ़ रहा है? देखिए, सरकार के नाते मैं आपको बता रहा हूँ, मंत्रालय के नाते तो किसान जो पैदा करेगा और उसको पैदा करने के बाद उसकी प्रोसेसिंग की व्यवस्था हमारी इस विभाग के माध्यम से होती है। और उसके प्रोसेसिंग के आधार पर उस किसान के द्वारा जो पैदा किया जाने वाला कोई भी सामान है, सब्जी है, आदि आदि आदि, तो उसकी सुरक्षा अधिक समय तक रह सके, उसका एक प्रोसेसिंग के माध्यम से हम लोग यह व्यवस्था देने का काम करते हैं। इस दिशा में हमने बहुत काम किया है। लेकिन प्रदेश में किसानों की आमदनी दुगना हो, इसके लिए बहुत कदम उठाए गए और उसका परिणाम मैं यह नहीं मानता हूं कि जो इतनी बड़ी संख्या में हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर किसान हैं और हर किसान की समस्या हम इतनी जल्दी समाप्त करके उनकी आमदनी दुगना करके इस स्थिति में हम पहुंचा दें कि जब किसान को अपने बेटी के हाथ पीले करने पड़ते थे और किसी न किसी के सामने कर्ज लेने के लिए हाथ फैलाना पड़ता था। लेकिन आज हम कह सकते हैं कि हमारी सरकार के समय में चाहे गन्ना का किसान हो, चाहे आलू का किसान हो, चाहे गेहूं और धान का किसान हो, किसी भी प्रकार की कृषि का काम करने वाला है, उसको अब लोगों के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता है। वह इस प्रकार से आमदनी उसकी बढ़े, इसके सरकार ने उपाय किए हैं। गन्ना किसान हमारा है, जितनी उपज गन्ने की 1 एकड़ में हमारी सरकार के आने से पहले होती थी, हमने नई ऐसी वैरायटी उनको उपलब्ध कराने का काम किया है कि उसी 1 एकड़ में 1.5 गुना और 2 गुना गन्ने की उपज हो गई है। और उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ हो सकता है, कहीं किसी किसान का बकाया हो, कहीं ना दे पाया हो, सरकार उसमें भी सख्ती के साथ निजी क्षेत्र की जो मिलें हैं उनके लिए भी निर्देश दिया हुआ है। लेकिन हमारा प्रयास है कि गन्ना किसान हो, चाहे आलू किसान हो या किसी प्रकार की उपज करने वाला किसान हो, वह जो पैदा करता है, गेहूं पैदा कर रहा है, उसकी खरीद नहीं होती थी, धान पैदा कर रहा है, खरीद नहीं होती थी, आज खरीद होती है, उसको भुगतान होता है, उसकी आय बढ़ रही है। और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि प्रत्येक किसान को, एक बिस्वा वाला हो, चाहे 1 एकड़ वाला हो, चाहे 1 हेक्टेयर वाला हो, चाहे इससे अधिक जमीन वाला हो, वर्ष में 6,000 रुपये सीधे किसान के खाते में भारत सरकार के माध्यम से जो भेजने की व्यवस्था शुरू हुई है। मैं एक छोटे किसान परिवार से आता हूं, इसलिए मैं बता रहा हूं, बहुत ऐसे किसान हैं
जिनके पास 2 बिस्वा, 4 बिस्वा, 5 बिस्वा है, लेकिन वो पूरा परिवार उसमें मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है, अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा करता है। अब 6,000 रुपये जब वर्ष में उसे मिलते हैं तो उसे किसी से कर्ज नहीं लेना पड़ता, ना बीज के लिए, ना खाद के लिए, ना सिंचाई के लिए। अब उसको वो पैसा जो मिल जा रहा है उससे उसका काम हो रहा है, उससे उसकी आमदनी में बढ़ोतरी हुई।